हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है मुस्लिम लॉ के ऊपर। अब मुस्लिम लॉ के ऊपर ये हमारा काफी फिफ्थ या सिक्स्थ लेक्चर है। इससे पहले मुस्लिम लॉ के काफी सारे टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप मुस्लिम लॉ के बारे में बाकी सब जो भी वीडियो है मैंने बना रखे हैं वो आप देख सकते हैं। अब आज जो है हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है अग्रक्रय अधिकार या हकशुफा। मुस्लिम लॉ का ही एक टॉपिक है या मुस्लिम लॉ के अंदर ही हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है अग्रक्रय अधिकार या हकशुफा। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो ये कि यह अग्रक्रय अधिकार होता क्या क्या है, ये अधिकार किस किस व्यक्ति को मिलता है, इसकी मांग कौन कर सकता है और इसकी मांग कैसे की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये अग्रक्रय अधिकार जो है, ये जो अधिकार है, क्या यह भारत में संवैधानिक है या नहीं है। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ या कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। हम इस टॉपिक को मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ते हैं जनरली क्या इंडिया में जब हम लॉ पढ़ते हैं तो मुस्लिम लॉ के अंदर इस टॉपिक को अच्छे डीप में पढ़ते हैं हम, हक शुफा या अग्रक्रय अधिकार के इस टॉपिक को। इसके बारे में तीन चीजें आपको पहले पता होनी जरूरी है। पहली पहली तो ये कि भाई जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं भारत में। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो मुस्लिम लोगों के लिए या जो कंट्री मुस्लिम धर्म को मानती है, पूरी कंट्री ही यहाँ जो मुस्लिम कंट्री है, वो कंट्रीज में क्या होता है कि जो अग्रक्रय अधिकार है, हक शुफा जो ये अधिकार है, इस अधिकार को मुस्लिम लॉ के अंदर रखा जाता है, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंदर ये अधिकार लोगों को प्राप्त होता है दूसरी कंट्रीज में। लेकिन भारत में ये मुस्लिम लॉ के अंदर प्राप्त नहीं होता। भारत में जो ये है अधिकार है, ये अंग्रेज लेकर के आए थे, यानी कि अंग्रेज कहीं जब आए थे तब वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, तो उन्हें देख करके धीरे धीरे हमने भी अपनाना शुरू किया। तो यानी कि ये अधिकार जो है ये पुराने समय से चला आ रहा है भारत में, ये किसी धर्म के अंदर नहीं आया है भारत के अंदर। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है कि मुस्लिम कंट्रीज में ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत देखा जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जब आप देखोगे तो ये अधिकार सिर्फ मुसलमानों को ही प्राप्त है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत अगर इसे रखा जाता है, और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कौन आते हैं, सिर्फ मुसलमान आते हैं, तो मुसलमानों को ही ये अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन भारत में ये लॉ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं रखा जाता, तो ये अधिकार सभी के लिए, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है, सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ मुसलमानों को प्राप्त होता है, उनमें इसे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में इसे किसी लॉ के अंतर्गत नहीं रखा जाता, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये पुराने समय से चला आ रहा अधिकार है। और तीसरा पॉइंट ये कि भाई जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है उनमें इसके तीन प्रकार हैं, यानी कि तीन प्रकार कह लो या तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं, तीन तरह के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस अधिकार को रखते हैं। लेकिन भारत में सिर्फ उनमें से दो को ही मान्यता प्राप्त है, तीसरे को मान्यता प्राप्त नहीं। यानी कि तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि भारत में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ही स्पेसिफिक नहीं आता है, ये सभी धर्म के लिए लागू है। और तीसरा ये कि इसके जो तीन लोग होते हैं, यानी कि तीन लोगों को जो ये अधिकार दिया गया है, भारत में सिर्फ इनमें से दो को ही वैलिड माना गया है, तीसरे को वैलिड नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया, कैसे नहीं माना गया, ये सारा आंसर हम देखेंगे, ये संवैधानिक है या नहीं है और क्यों है, इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे आम भाषा में समझ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको। पहला, हक शुफा या अग्रक्रयाधिकार क्या होता है। अग्रक्रया अधिकार यानी कि पहले खरीदने का अधिकार, ये अधिकार किसी भी अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब इसे मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक जमीन है, इस जमीन को हम दो लोगों ने मिलकर के खरीदा। मान लीजिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हम दोनों ने मिलकर के ये जमीन को खरीदा, ए और बी, हम दो व्यक्ति हैं, 50-50% पार्टनरशिप है हमारी। अब मान लीजिए मेरा दोस्त जो है इस जमीन को किसी व्यक्ति को बेचना चाहता है या किसी व्यक्ति को बेच देता है। याद रहे ये अधिकार जो है संपत्ति बेचने के बाद भी उसकी मांग कर सकता है। अब कैसे कर सकता है ये मैं आपको समझाता हूं अभी। कि मान लीजिए बी व्यक्ति जो है मेरा दोस्त, ये सी को ये जमीन बेच देता है या बेचना चाहता है, या सी को ये जमीन बेचने की बात करता है, सी को इस जमीन को बेचना तय हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं इसका पार्टनर हूं या इस जमीन पर मेरा भी अधिकार है, इस जमीन के एक हिस्से पर मेरा भी अधिकार है, तो मुझे
अग्रक्रयाधिकार प्राप्त हो जाता है या हक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इस अधिकार के तहत मैं क्या कर सकता हूं, मान लीजिए अगर ये बी अपनी जमीन को बेचता है तो इस जमीन को खरीदने का पहला हक मुझे मिल जाता है। यानी कि अगर ये जमीन बिकेगी, इसका ये वाला हिस्सा बिकेगा, तो पहले मैं खरीदूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं खरीदेगा। अगर मैं ये नहीं खरीदता हूं या मैं इसको नहीं खरीदना चाहता हूं, तो जाकर के सी या कोई भी अन्य व्यक्ति इस जमीन को खरीद सकता है। तो ये जो अधिकार प्राप्त हो जाता है, पहले खरीदने का अधिकार या पहला हक का अधिकार, ये अधिकार अग्रक्रय अधिकार या हक शुफा कहलाता है। अब मान लीजिए बी सी को बेचना चाहता है, तो मेरा अगर अग्रक्रय अधिकार है इस जमीन पर, तो पहले इस जमीन को मैं खरीदूंगा। मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए जमीन, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, बी व्यक्ति जो है सी व्यक्ति को ये जमीन बेच देगा। अब मैं इस जमीन को कैसे खरीदूंगा, मैं इस जमीन को उसी प्राइस पे खरीदूंगा जिस प्राइस पे अन्य लोग सी डी ई एफ खरीदने को तैयार है। जो अन्य लोग इस जमीन को खरीदने को, जिस कीमत पे खरीदने को तैयार है, उसी कीमत पर मैं इस जमीन को खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको कम कीमत पर भी खरीद सकता हूँ, मैं इसको उसी कीमत पे खरीद सकता हूँ जिस कीमत पर अन्य लोग इसे खरीदने को तैयार है। तो ये हो गया अग्रक्रय अधिकार। अग्रक्रय अधिकार का सीधा सा मतलब है, जो मैं बुक से बाहर हट के आपको बता रहा हूँ, कि सीधा सा मतलब है कि किसी जमीन को या किसी भी अचल संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होता है, उस अधिकार को अग्रक्रय अधिकार या पहले खरीदने का अधिकार या हक शुफा का अधिकार कहते हैं। अब इस अधिकार में कितने या इस प्रोसेस में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने पक्षकार होते हैं, तो इस प्रोसेस में 3 पक्षकार होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर कोई संपत्ति को बेच दिया जाता है या बेचना तय हो जाता है या बेच दिया भी जाता है, तो उसके बाद भी इस अधिकार के तहत उस जमीन को ली जा सकती है। यानी कि जैसे मान लीजिए बी ने सी को ये जमीन बेच दी और उसके बाद मुझे पता चला कि बी ने जमीन सी को बेच दी है, तो उसके बाद ही, बेचने के बाद भी मैं अपने इस अधिकार के तहत सी से ये जमीन वापस ले सकता हूं, यानी कि सी से ये जमीन वापस खरीद सकता हूं। तो इसमें 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? पहला पक्षकार होता है विक्रेता, जो किसी अचल संपत्ति को बेचता है या बेचने वाला व्यक्ति जो होता है वो विक्रेता कहलाता है। दूसरा होता है क्रेता, क्रेता यानी कि खरीदने वाला, जैसे यहां पर बी विक्रेता था, सी क्रेता था। और तीसरा व्यक्ति होता है शफी। अब शफी वर्ड बार बार आएगा आपको, हर थोड़ी थोड़ी देर में आप शफी वर्ड को पढ़ोगे, तो शफी वर्ड को पहले मैं आपको समझा देता हूं। शफी का मतलब होता है, जब हिंदी मतलब आप देखोगे तो शफी का मतलब होता है दावेदार। शफी वो व्यक्ति होता है जिसको किसी भूमि को पहले खरीदने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को यह अग्रक्रय अधिकार या हकशुफा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति जो है शफी कहलाता है। जो भूमि को पहले खरीदने का दावेदार होता है, वो व्यक्ति शफी कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, पहला बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला और तीसरा होता है जो इस हकशुफा का अधिकार रखता है, उस व्यक्ति को शफी कहते हैं। यानी कि इस अधिकार को रखने वाला व्यक्ति शफी कहलाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इसमें 3 पक्षकार होते हैं। ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि फिर पहले खरीदने का अधिकार है। अब इसकी मांग कब वो क्यों की जाती है? हकशुफा की मांग पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। हकशुफा का जो अधिकार है ये पुराने टाइम से चलता है। इसकी मांग तब की जाती है जब किसी जमीन को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में जाने से रोकने के लिए या किसी अनजान व्यक्ति को अपने एरिया में आने से रोकने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अब इसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई एक बिल्डिंग है, इसमें 10 फ्लोर बने हुए हैं। कितने? 10 फ्लोर। अब 10 व्यक्ति जो है एक जैसे व्यक्ति है। 10 व्यक्ति मान लीजिए वेजिटेरियन है, 10 व्यक्ति कोई शराब वगैरह नहीं पीते, किसी तरीके की किसी को गंदी आदत नहीं है, और 10 व्यक्ति मान लीजिए एक ही जगह काम करते हैं, एक ही एरिया में काम करते हैं, 10 फैमिली वाले व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में 10 साथ में रह रहे हैं। अब 9 व्यक्ति तो इसी में रह जाते हैं और एक व्यक्ति यूं कहता है कि मैं ये जो अपना फ्लैट है, इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में अपना फ्लैट है, ये बेच करके जाना चाहता हूं। तो ये व्यक्ति, एक व्यक्ति फ्लैट बेच करके जाना चाहता है। तो या तो 2 ऑप्शन बन जाएंगे, या तो किसी बाहर के व्यक्ति आए और वो इस फ्लैट को ले ले और इसको खरीद ले, या इन 9 में से ही अगर किसी को जरूरत है एक और फ्लैट की, तो इन 9 में से ही कोई इस फ्लैट को खरीद ले। तो यहाँ क्या ऑप्शन होता है? मान लीजिए बाहर का अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो व्यक्ति कैसा है, क्या वो इन 9 को मैच करने वाला वेजिटेरियन है या नहीं है, क्या वो भी शराब नहीं पीने वाला है या नहीं है, या वो व्यक्ति कैसा है, फैमिली वाला है नहीं है, कैसा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। या तो एकदम अनजान व्यक्ति को ये बेच दिया जाए, या अगर इनमें से कोई खरीदना चाहता है पहले तो उसे ये बेच दिया जाए। तो पहला अधिकार, मान लीजिए यहाँ तो अग्रक्रय अधिकार नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि इन 9 में से ये 9 पहले उसमें खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति भी ये खरीद लेता है तो इनकी सोसाइटी वैसी की वैसी बनी रहेगी, कोई अनजान व्यक्ति नहीं आएगा। और ये 9 भी क्या चाहेंगे कि कोई अनजान व्यक्ति हमारी सोसाइटी में नहीं आए। इस सोसाइटी का जो भी सेक्रेटरी होगा वो भी अगर इस फ्लैट को अगर बिकवाना चाहता है तो वो भी क्या करेगा कि पहले जो ये 9 व्यक्ति है उन्हीं में से किसी को ये सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उससे इस सोसाइटी की रेपुटेशन बनी रहेगी, कोई अनजान व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसे अनजान व्यक्तियों को रोकने के लिए इस अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग किया जाता है। अब यह अग्रक्रयाधिकार किन किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अग्रक्रयाधिकार की मांग कौन कर सकता है, या ये अधिकार जो है किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है उनकी बात करें तो 3 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है कि हकशुफा की मांग कौन कर सकता है, या हकशुफा का अधिकार किसे प्राप्त है। हकशुफा की मांग कौन कर सकता है? वो व्यक्ति हकशुफा की मांग कर सकता है जिसे हकशुफा का अधिकार प्राप्त हो, या जिसे अग्रक्रयाधिकार प्राप्त हो, वो व्यक्ति इसकी मांग कर सकता है। अब कौन कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है? तो 3 व्यक्ति होते हैं। पहला तो है शफी सारिक। शफी का मतलब मैंने समझा दिया कि जो दावेदार व्यक्ति होता है, जो इस अधिकार को रखता है, वो व्यक्ति शफी होता है, उसे शफी कहा जाता है। तो शफी सारिक पहला तो ये, दूसरा है शफी खातिल, और तीसरा है शफी जा। ये तीनों व्यक्ति जो है इस अधिकार को रखते हैं। लेकिन भारत में केवल ये 2 ही व्यक्तियों को ये अधिकार जो है वैध माना गया है। अब कैसे क्या, वो इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। एक बार हम इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पर शफी सारिक या शफी शरीक क्या होता है? शफी शरीक वो होता है जो संपत्ति में अंशधारी होता है। यानी कि मान लीजिए, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई एक जमीन है, इस जमीन को 2 व्यक्ति ने मिलकर के लिया। जैसे मैंने और मेरे दोस्त हैं, हम दोनों ने मिलकर के ये जमीन लिया, हम दोनों की 50-50% पार्टनरशिप है। ये एक ही जमीन है और इसे हम 2 व्यक्तियों ने मिलकर के लिया है। तो मान लीजिए अब भी इसे बेच करके जाना चाहता है तो मैं इसका क्या हूं? पार्टनर हूं। तो पहला सबसे पहला मैं आ गया इसमें शफी शरीक में, यानी कि मैं शफी शरीक बन गया। अब ये अगर भी बेच करके जाता है तो पहले खरीदने का अधिकार मुझे प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये अगर भी व्यक्ति इस जमीन को बेचता है, इसके अपने भाग को बेचता है, क्योंकि ये पूरी एक ही जमीन है, हम 2 व्यक्तियों ने मिलकर के खरीदी है। अब इसके आधे भाग को अगर बेचना चाहता है तो पहले खरीदने का अधिकार मुझे प्राप्त हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? शफी शरीक, यानी कि अंशधारी। अगर पार्टनर है, कोई भी पार्टनर, किसी भी जमीन पर पार्टनर हो गए, किसी भी फैक्ट्री में पार्टनर हो गए, किसी भी अचल संपत्ति में कोई भी पार्टनर हो गया, तो पहला हकशुफा का अधिकार उस पार्टनर को जाता है जो दूसरा उसका पार्टनर है। पहले अगर कोई पार्टनर बेच करके जाना चाहता है, कोई एक पार्टनर बेच के जाना चाहता है, तो बाकी के जो पार्टनर, चाहे वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बाकी के जो पार्टनर है पहला खरीदने का हक उनको मिलता है। अगर उन पार्टनर में से कोई खरीदता है तो वो जमीन पहले उसे उन पार्टनर को ही बेचनी होगी। अगर वो नहीं बेचता है या अगर वो पार्टनर नहीं खरीदना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो बाहर के व्यक्ति को भी बेच सकता है। तो पहला अधिकार तो हो गया शफी शरीक। अब मान लीजिए कोई पार्टनर है ही नहीं या कोई पार्टनर नहीं खरीदना चाहता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है शफी खातिल। शफी खातिल में क्या होता है? संलग्न वस्तुओं में भागीदारी रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे शफी खातिल कहते हैं। अब ये क्या पॉइंट है? मान लीजिए कोई ये जमीन जो है ये इस प्रकार से, अब इस प्रॉपर्टी का, या मान लीजिए इसी के पीछे एक प्रॉपर्टी है। अब ए व्यक्ति ये है और बी व्यक्ति ये है। अब मान लीजिए ए व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को बेच करके जाना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को बेचना चाहता है, किसी भी सी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को जो इसको खरीदे उसे ये बेचना चाहता है। लेकिन अब बी का क्या है कि बी की प्रॉपर्टी में आने का रास्ता यही है, इससे मिल करके आता है या इससे टच होकर के आता है या इसके अंदर से ही आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि सेकंड नंबर का जो दावेदार हो जाएगा, सेकंड नंबर का जो हकशुफा का जिसे अधिकार प्राप्त होगा, वो व्यक्ति बी व्यक्ति हो जाएगा। पहला तो कौन होगा? अगर इसी जमीन में अगर कोई पार्टनर है तो पहला तो वो खरीदेगा। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो इससे टच मतलब पड़ोसी नहीं, इससे किसी तरह से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए इसके अंदर से कोई नदी आती हो या बी व्यक्ति को पानी की जरूरत होती हो और पानी इस ए के प्लॉट से होकर के बी में जाता हो, या बी के लिए कोई रास्ता जो है बी में जाने का रास्ता, वो रास्ता इस व्यक्ति के अंदर से जाता हो, तो ऐसी स्थिति में सेकंड किसे अधिकार प्राप्त होगा? इस बी व्यक्ति को प्राप्त होगा। शफी खातिल या शफी खालिद कहलाएगा वो व्यक्ति जो संलग्न वस्तुओं में भागीदारी रखता है। अगर डायरेक्ट पार्टनर है
तो वो पहला हो जाएगा शफी शरीक। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, यानी कि उसका रास्ता जा रहा है, उसमें से कोई उसके लिए पानी पीने का पानी जाता है, या उसमें से उसे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ इस तरह का कोई भी संलग्न वस्तु से, कोई टच वस्तु से, या ध्यान रहे अगर डायरेक्ट अगर वो संचधारी है यानी कि डायरेक्ट पार्टनर है तो पहले वो उसे बेचेगा डायरेक्ट पार्टनर को। डायरेक्ट पार्टनर नहीं है या वो नहीं खरीदना चाहता डायरेक्ट पार्टनर, तो सेकंड हिस्सा आता है भागीदार के पास, यानी कि संलग्न वस्तु का भागीदार। ध्यान रहे संलग्न वस्तु का भागीदार, यानी कि कोई सेम रास्ता हो, कोई सेम नदी मिल गई हो इनके आसपास, तो ऐसी स्थिति में सेकंड उसे मिल जाएगा और वो शफी खातिर कहलाएगा। और थर्ड जो है वो है पड़ोसी या शफी जार। ये होता है कि मान लीजिए दो प्लॉट पास पास है एकदम, तो इसी स्थिति में अगर ये बेच के जाना चाहता है तो इसमें क्या होगा कि पहले तो अगर इसका कोई पार्टनर है, इस ए वाले बाग का अगर कोई पार्टनर है तो पहले वो उस पार्टनर को बेचेगा। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो इसके अंदर कोई संलग्न संलग्न वस्तुओं में भागीदार अगर कोई व्यक्ति, यानी कि इसके पीछे जो प्लॉट है उसका रास्ता अगर इसी से जा रहा है तो पहले ये उसे बेचेगा। और अगर उसका रास्ता भी नहीं जा रहा है और न इसका कोई पार्टनर है तो ऐसी स्थिति में इसका जो पड़ोसी होगा उस पड़ोसी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो पड़ोसी पहले इस जमीन को खरीदे, और फिर पड़ोसी भी नहीं खरीदता तो तीनों में से अगर कोई नहीं खरीदता तब जाकर के वो बाहर के व्यक्तियों को बेच सकता है। लेकिन भारत में सिर्फ इन दो को ही मान्यता प्राप्त है, यानी कि या तो इसका कोई पार्टनर है तो वो खरीद ले, उसे हक शुफा का अधिकार प्राप्त हो जाए, या इससे किसी तरह से कोई संलग्न वस्तुओं में भागीदार है, यानी कि पीछे प्लॉट है, कोई रास्ता जा रहा है सेम, तो ऐसी स्थिति में उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये पड़ोसी वाला इंडिया में नहीं माना जाता, इसे भारत में संवैधानिक रूप से नहीं माना जाता पड़ोसी वाले को, यानी कि शफी जार को वैध भारत में नहीं माना जाता, लेकिन मुस्लिम कंट्री में इसे वैध माना जाता है, इसीलिए हम इसमें पढ़ते भी हैं इसे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि हक शुफा की मांग कैसे की जाती है। अब ये तो मान लिया कि भाई ये बेचेगा तो पहले इसे बेचेगा उसे बेचेगा, लेकिन ये डायरेक्ट इसके पास थोड़ी जाएगा, जिसको खरीदना है वो व्यक्ति इसके पास आएगा, यानी कि जो शफी है वो शफी इस विक्रेता या क्रेता के पास आएगा। अब शफी आएगा तो कैसे आएगा, उसकी मांग कैसे की जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगी, तो इसे इसकी मांग करने के भी तीन प्रकार है, यानी कि तीन स्टेजेस है, एक प्रकार से कि तीन स्टेजेस है, उन स्टेजेस से गुजर करके इस अधिकार की मांग की जा सकती है। पहला तो यह है कि तलब ए मुवासियत, पहली जो स्टेज है इसे प्रथम मांग कहा जाता है, इसे तलब ए मुवासियत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे ही ये और भी इस एग्जाम्पल को लेकर के ही समझते हैं कि मान लीजिए बी अपनी प्रॉपर्टी सेल करके जाना चाहता है, तो जैसे ही जब ए को पता चलता है कि बी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तब उसी समय ये ए जो है इस बी को सूचना दे देता है कि मैं अपने हक शुफा के अधिकार को लेना चाहता हूँ, या मैं अपने हक शुफा के अधिकार को यूज करता हूँ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बी ने अगर मान लीजिए सी को सेल भी कर दी तो भी हक शुफा वैलिड होगा, या तो उसने सेल कर दी हो या वो सेल करने जा रहा हो तो भी वैलिड होगा, अगर उसने बेच भी दी तो भी ये इस अधिकार का प्रयोग ये कर सकता है। तो भाई पहली जो प्रथम मांग होती है उसमें तो होती है कि जैसे ही ए को सूचना मिलती है कि ये संपत्ति बिक रही है तो वो उस व्यक्ति को सूचना पहुंचा देता है कि भाई मैं ये संपत्ति पहले मेरा जो है हक शुफा है यहाँ पर और इस संपत्ति को पहले मैं खरीदना चाहता हूँ। तो पहली मांग तो ये हुई। अब हो सकता है बी इसकी बात सुन करके इसे वो प्रॉपर्टी से बेच दे, और इसे अगर नहीं बेचता है तो सेकंड मांग आती है। सेकंड मांग होती है तलब ए इशहाद, तलब ए इशहाद, इसे पुष्टिकरण की मांग भी कहा जाता है। अब डायरेक्ट ये सेकंड वाली मांग नहीं की जा सकती, इन तीनों को सीक्वेंस में चलना होगा, यानी कि पहले ये मांग की जाएगी, इस पे अगर ये नहीं माना और इसको प्रॉपर्टी नहीं बेची तो फिर ये मांग की जाएगी, इस पर भी ये नहीं माना और इसको प्रॉपर्टी नहीं बेची तो ये थर्ड वाली मांग की जाएगी। अब इनमें क्या क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊं। पहली मांग में तो क्या होगा कि डायरेक्ट ये बी के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि भाई तेरी ये प्रॉपर्टी तू बेच रहा है, मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरा इस पे पहला हक शुफा बनता है, या तो ये संपत्ति तो है जो है मुझे बेच दे। बी मान गया और उसको बेच दी तो ठीक, बात ही खत्म। बी नहीं माना और इसको नहीं बेची तो फिर ये जो है सेकंड मांग करेगा, इसे तलब इशहार कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसे पुष्टिकरण की मांग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये व्यक्ति जो है दो गवाहों के साथ इसके पास चला जाता है और अपने हक शुफा के अधिकार को बताता है कि भाई मैं पार्टनर हूँ, या मेरा इनमें से दोनों में से तीनों में से जो भी मिल रहा है, या तो पार्टनर हो रहा है या भागीदार हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो जाकर के वो बता देता है कि मैं पार्टनर हो रहा हूँ, और दो गवाह को साथ में लेकर कहता है कि मैं आपसे हक शुफा के अधिकार की मांग करता हूँ, मैं हक शुफा के अधिकार का प्रयोग करता हूँ और ये संपत्ति जो है आप मुझे बेच दीजिए। इसमें दो गवाहों की आवश्यकता होगी, दो गवाहों को उसको साथ में लेकर के जाना होगा, इसमें किसी को साथ लेकर के जाने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए पहले तो ये मांग होगा और दूसरी मांग ये होगी, लेकिन
जब उसे सूचना मिलती है, तो सूचना मिलती है पहले वो दौड़ के जाएगा और उससे मांग करेगा, तो वो मांग तलब मोविसित कहलाई, और उसके बाद भी अगर नहीं देता है तो सेकंड मांग करेगा। लेकिन अगर जब उसे सूचना मिलती है तभी उसके पास मान लीजिए दो व्यक्ति और खड़े हैं जो उसका गवाह बन सकते हैं, तो वो क्या करेगा, दो व्यक्तियों को भी साथ में लेकर के चले जाएगा। जब उसे सूचना भी अभी मिली और अभी उसके साथ दो व्यक्ति भी खड़े, तो वो इन दोनों को भी साथ में लेकर के चले जाएगा और बी को बोल देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहली और दूसरी मांग दोनों एक साथ हो जाएगी, पहली और दूसरी मांग दोनों एक साथ हो जाएगी, क्योंकि दो गवाह भी उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में पहली और दूसरी मांग दोनों एक साथ हो जाएगी। अब मान लीजिए दूसरी मांग पर भी ये व्यक्ति इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं बेचता है, तो तीसरी और अंतिम मांग होती है तलब ए तमलिक, तलब ए तमलिक, यानी कि कब्जे की मांग। अब ये मांग में क्या होता है, ये मांग एक तरह से कोर्ट प्रोसेसिंग है, यानी कि इसे कोर्ट में मांगा जाता है। कोर्ट में इस हक के लिए कहा जाता है कि भाई इसका कब्जे की मांग के लिए कहा जाता है कि मुझे इस संपत्ति का कब्जा दिला जाए, या ये संपत्ति मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरा इस पर अक्षुफा है या अग्रक्रय अधिकार है, तो ये मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में इस वाली मांग को कोर्ट में मांगा जाता है, यानी कि कोर्ट में इसके लिए वाद पेश किया जाता है इस अधिकार के तहत, तो उसे तलब ए तमलिक कहा जाता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या ये संवैधानिक है या नहीं। कोर्ट इस बारे में बहुत सारे डिसीजन दे चुकी है कि ये जो हक शुफा का अधिकार है या अग्रक्रय अधिकार है ये संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम क्लियर कर दिया। पहले इस अधिकार को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता था, इसको लेकर के कई क्षेत्रों में ये मानी जा रही थी, कहीं में नहीं मानी जा रही थी, दोनों मिक्स में आंसर आ रहे थे। लेकिन लास्ट में इससे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार जो है ये अधिकार संवैधानिक है, परंतु सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा ये अधिकार, ये तो सभी के लिए होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का व्यक्ति मान सकता है, सिर्फ मुस्लिम लोग के अंदर ये गवर्न नहीं होगा, यानी कि ये इन जनरल रहेगा। और तीसरा पॉइंट ये कहा कि ये जो तीन व्यक्तियों की मांग कही गई है, यानी कि या तो सहअंशधारी से मांग कर सकता है, या भागीदार संलग्न वस्तुओं में भागीदार रास्ता वाला मांग कर सकता है, या पड़ोसी मांग कर सकता है। तो इनमें से ये जो पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पड़ोसी इसे खरीदेगा, ये कोई बात नहीं है, या तो उसमें पार्टनर हो या उसमें उसका कोई रास्ता जाता हो, कोई लेना देना हो, तो वो व्यक्ति उसे खरीदेगा, पड़ोसी ही खरीदेगा। इस चीज को यहाँ पर भारत में समाप्त कर दिया गया, यानी कि पड़ोसी के पास अब ये हकशुफा का अधिकार नहीं है। मान लीजिए ये दो आसपास पड़ोसी है, बी व्यक्ति इसको बेच करके जाना चाहता है, तो बी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बेच करके जा सकता है, ए व्यक्ति इसमें हकशुफा का अधिकार नहीं रखता है। तो आई होप ये हकशुफा वाला जो पूरा टॉपिक है ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। मैंने इसे बहुत आसान भाषा में करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। मुस्लिम लोग जब आप पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार और थोड़ी सी टफ होती है। मैंने इसे एग्जाम्पल के साथ आपके समझ में आ जाए ऐसा डेली एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा काफ़ी लंबा लेक्चर भी हो गया है, हो सकता है मैं इसे 2 पार्ट में डालूँ या 1 पार्ट में भी डाल दूँ। तो आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना नया लेक्चर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।